अध्याय 6 अनलिखी किताबों का मठ। कुशेली का दलदल वैसे खत्म हुआ जैसे कोई बहस अचानक चुप्पी में टूट जाए। सरकंडे पीछे छूट गए, पानी की आवाज पतली होती गई और हरे संसार के सामने पीली चूना पत्थर की पहाड़ियां एक फैसले की तरह खड़ी हो गईं। अलेखी गाइड वहीं तक आए जहां आखिरी गीली जमीन सांस लेती थी। उनकी बूढ़ी स्काउट ने पत्थर की तरफ थूककर कहा, यह चोर देश है। बारिश गिरती है और पहाड़ उसे निगल जाते हैं। यहां पानी कुछ नहीं सुनता, इसलिए तुम्हारे सूखे भाइयों ने यहां मठ बनाया है। और पहली बार इलिका को लगा कि वह ऐसी जगह में दाखिल हो रही है जहां दुनिया भी उतनी ही अंदर्ज है जितनी वह खुद। इलिका ने उस बदलाव को पहले अपने शरीर में महसूस किया। 17 साल से वह पानी की उस धीमी गवाही के बीच जीती आई थी, जो उसके सिवा सबको याद रखती थी। यहाँ चूना पत्थर पर वह गुनगुनाहट गायब थी। दुनिया पहली बार उसके जैसी लगी। नीचे दलदल में तिजोरी के लोग मेरे भीतर से नदी को महसूस करते थे। यहाँ ऊपर कोई खिड़की नहीं है, मुझे सिर्फ मैं सुनाई दे रही हूँ। मीरा यह कहते हुए चौंक रही थी, जैसे 3 सदियों बाद किसी को अपनी ही आवाज वापस मिली हो। आखिरी चढ़ाई के बाद घाटी खुली और नीचे था अनलिखी किताबों का मठ। सूखे पत्थर की दीवारें, सफेद बजरी का आंगन, धीमे घूमते पवनचक्र, ओस पकड़ते जाल और बिना नदियों के जीने की एक पूरी वास्तुभाषा। मैच्योर। लेकिन उसकी हंसी के भीतर थकान थी। घर लौटना हमेशा सुकून नहीं देता। कभी कभी वह हिसाब मांगता है। हिममुकुट के ऑर्डर ने दुनिया में 2 घर बनाए थे, ग्लेशियर का किला तलवार घर और यह मठ यादघर। यहां कोई अभिलेख कागज पर नहीं लिखा जाता था, क्योंकि जो लिखा जा सकता है वह चुराया जा सकता है। जो गीला है वह चखा जा सकता है। इसलिए पूरी लाइब्रेरी सिर्फ एक जगह सुरक्षित थी, जीवित भिक्षुओं की स्मृति में। आंगन में 40 भिक्षु और भिक्षुनियां कतार में खड़े थे। हर किसी की बाह पर एक शीर्षक गुदा था, जैसे वह एक चलता फिरता ग्रंथ हो। अमरिवा के युद्ध, कुशेली का जलशास्त्र, डूबे दरबार की गवाही, 2 रास्तों का सिद्धांत और सबसे आगे खड़ी थी लाइब्रेरियन, धरती की आखिरी लाइब्रेरी की रखवाली करती हुई। इंडेक्स। तुम देर से आए हो, जिंदा आए हो, और मेरे कैटलॉग में एक खोखली, एक कहानी और एक पहाड़ी लेकर घुसे हो। रिपोर्ट। उसी वक्त इलिका ने जाना कि बरन असल में क्या है। वह केवल एक रक्षक नहीं था, वह इंडेक्स था, पूरी लाइब्रेरी की जीवित चाबी। वह आदमी जिसे मालूम था कि कौन सा सत्य किस शेल्फ पर रखा है। अगले 2 दिन सभा हॉल में सुनाई चलती रही। बरन बिना किसी कागज के घंटों तक क्रमवार रिपोर्ट देता रहा। ग्लेशियर का पतन, भागना, घाटपुर, पायाब, कांथी, कुशेली, मीरा। और इलिका ने पहली बार उसे मशीन जैसी शांति में काम करते देखा। बरन की याददाश्त अच्छी नहीं थी। बरन की याददाश्त एक हथियार थी। अमृवायुद्ध वाली 3 बूढ़ी बहनों ने इलिका को वह कीमत बताई। बरन एक पहाड़ी गडरिये का बेटा था। ऑर्डर ने उसे खरीदा था, स्कूल, तनख्वाह, भविष्य के नाम पर। उसके भीतर किसी भी गैरजरूरी चीज के लिए जगह नहीं छोड़ी गई। न गीत, न कहानी,
न दोस्ती, बस कैटलॉग। लेकिन जिस स्मृति को सबसे ज्यादा फाइल नहीं किया गया, वही सबसे पहले टूटने लगी, उसकी मां की आवाज। वाटर टेबल। और तब इलिका समझी कि कांथी में बेची गई लोरी सिर्फ सौदा नहीं थी, वह बरन के जीवन का सबसे निजी हिस्सा था। फिर लाइब्रेरियन ने ऑर्डर का पुराना सिद्धांत खोला। 2 रास्ते, रक्षा, बीज को छिपाकर रखना, व्यय, बीज का इस्तेमाल करना ताकि बारिश लौट सके। 18 साल पहले एक और औरत इसी फाटक तक आई थी। वह भी पहाड़ का आखिरी आंसू मांगने आई थी। लाइब्रेरी ने मतदान किया और उसने रक्षा का रास्ता चुना। हमने उसे मना कर दिया क्योंकि हमें लगा दुनिया को सुरक्षित रखने का यही रास्ता है। तब इलिका ने जाना वह औरत उसकी मां थी। वह 9 दिन मठ में रही थी। उसने रोटी खाई थी, इंतजार किया था और फिर अकेली दक्षिण उतर गई थी। यह त्याग नहीं था, यह एक लंबी योजना थी जिसके भीतर इलिका खुद लिखी हुई थी। तीसरे दिन पूरी लाइब्रेरी ने आंगन में वर्ष का नक्शा गाया। बजरी पर रेत चली, पत्थर खिसके और 7 नदियां एक एक कर आवाजों में खुलती गईं। पहले अमरिवा मरी हुई पर पूरी तरह गुम नहीं। फिर शोणाई नमकराज्य रेत की ऋणी नदी, तरंगी जंगली पर खुली, मेघला तृष्णा की आपूर्ति रेखा, वंशा और कुशेली वापसी के महासंगम पर एक साथ, और आखिर में पिपासा सबसे छोटी, सबसे भूली हुई। चलना संभव है, चुपचाप चलना संभव नहीं। पहली डुबाई के क्षण से उसे हमारा रास्ता, हमारा क्रम और हमारी मंशा सब पता चल जाएगा। यह यात्रा नहीं रहेगी, यह रेस बन जाएगी। और उसी खामोशी में लाइब्रेरियन ने फैसला सुनाया। बिल्कुल ठीक। इसीलिए लाइब्रेरी ने चीटिंग का वोट किया है। मठ अब अपने भवन की रक्षा नहीं करेगा, वह बिखर जाएगा। 7 नदियों के ग्रंथ जोड़ों में आगे निकलेंगे, भिखारियों, तीर्थयात्रियों, टोकरी बुनने वालों का वेश लेकर। अगर मिशन सफल रहा, वे गवाह होंगे। अगर मिशन विफल हुआ, तो वे बीज होंगे अगले ऑर्डर के लिए। और फिर पहली बार लाइब्रेरियन ने बरन से ईमानदारी से कहा, तुम मेरी बनाई सबसे अच्छी शेल्फ थे और मुझे अफसोस है कि हमने तुम्हें बच्चा होने देने से पहले बना डाला। रवानगी के दिन दोपहर एक हरकारा दौड़ता हुआ पहुंचा। उसकी रिपोर्ट 4 पंक्तियों की थी और उसने एक युग समाप्त कर दिया। मीरा ने सबसे पहले उसके इरादे को पढ़ा। उसने बीज का पीछा करना बंद कर दिया है। अब वह तुम्हारे पहले नदियों तक पहुंचना चाहता है। वह सड़क ही पी जाएगा। तो वह मुझसे समुद्र तक की रेस नहीं लगा रहा। नहीं, वह तुमसे नदियों तक की रेस लगा रहा है। इलिका ने बजरी पर बने नक्शे को देखा। फिर पश्चिम की तरफ, जहां मरी हुई अमरिवा इंतजार कर रही थी। तो फिर हम चलना बंद करते हैं। फेलोशिप, अब हम दौड़ेंगे। शाम ढले जब बिखरती लाइब्रेरी चारों दिशाओं में उतर रही थी। लाइब्रेरियन ने फाटक पर इलिका को रोका और उसकी हथेली में सूखे ऊन में लिपटी एक छोटी सी चीज रख दी। तुम्हारी मां पर पूरा अभिलेख। और यह उसके हिसाब से बची हुई चीज। ऊन खुला। अंदर 2 घिसी हुई तांबे की कौड़ियां थीं।
एक जिंदा सवारी का पूरा किराया, 400 कोस दक्षिण की उस फेरी का किराया, जहां उसकी मां बाद में पहुंची, जहां वह एक मल्लाह से प्रेम करने वाली थी, और जहां इलिका को जैसे किसी चिट्ठी को इस दुनिया के अंधे कोने में पोस्ट कर देने वाली थी। सब कुछ पहले से पेड था। इलिका का जन्म, उसकी नदी, उसकी नाव, उसकी यात्रा। माँ को पता था। इलिका ने अपनी मुट्ठी बंद की। वह रोई नहीं, क्योंकि पानी वैसे भी उसे याद नहीं रख पाता था। और फिर भी उस लगभग हंसी में उसे अपनी